This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट नंबर 4 पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। इसमें अभी हम यूनिट रीड कर रहे हैं 4.4 राइटिंग पैराफ्रेजिंग अ पोएम एप्लीकेशन। यूनिट 4 पाकिस्तान एंड नेशनल प्राइड। यूनिट 4.4 राइटिंग। यूनिट 4.4 पैराफ्रेजिंग अ पोएम। एक नज़्म की पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं। पैराफ्रेजिंग का मतलब है उसकी नसर करना, उसकी तशरीह करना, एक्सप्लेन करना उसको। पैराफ्रेजिंग कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड पोइट्री वेल। पैराफ्रेजिंग की मदद से आप पोइट्री को, शायरी को अच्छे से समझ सकते हो। द 4 आर्ट्स ऑफ द पैराफ्रेजिंग कैन बी वेरी यूजफुल व्हाइल पैराफ्रेजिंग अ पोएम। ये आर्ट्स एक शॉर्ट सिंपल फार्मूला आपको बताया गया है यहाँ पे, जिसको फॉलो करते हुए आप एक पोएम की, एक नज़म की बहुत अच्छी पैराफ्रेजिंग कर सकते हो, तशरीह कर सकते हो। आर्ट्स का क्या है, देखिए 4 आर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए री वर्ड है, फर्स्ट है री वर्ड। रिप्लेस वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद सिनोनिम्स वेर एवर यू कैन। यानी पोएम में कोई भी वर्ड है आप उसको रिप्लेस करें। एक वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे अफेक्शन है या ब्यूटी है, डेलिकेट है, तो उसकी जगह पे आप उसी मतलब का, मतलब मीनिंग वही हो लेकिन लफ्ज़ कोई और लिखें। ठीक है, पहले तो आप रीवर्डिंग करें, वर्ड एक्सचेंज करें, फ्रेजेस चेंज कर लें, यानी मतलब वही हो लेकिन छोटे छोटे वर्ड्स चेंज कर लें, उसको कहने का अंदाज़ चेंज कर लें। सिनोनिम्स कहते हैं हम मानी अल्फाज, ठीक है, उनको यूज़ करें आप। देन रीअरेंज वर्ड्स विद इन स्टैंजर्स और कपलेट्स। स्टैंजर्स जो 4 लाइन होती हैं, 4 या 5 लाइंस का एक बंद होता है मुकम्मल, उसको कहते हैं स्टैंजा। और कपलेट क्या होता है, 2 लाइंस को, 2 मिसरों को शेर के कहते हैं कपलेट। तो कपलेट्स को आपने क्या करना है, टू मेक प्रॉपर सेंटेंसेस। जैसे शेर होता है उसको सीधे सेंटेंस यानी जुमले के अंदाज में लिखते हैं। You can even rearrange the ideas presented within stanzas or couplets. कपलेट हो यानी शेर आपको प्रोवाइड किया गया है ट्रांसलेट करने के लिए या आरटीसी के लिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए, या फिर कंप्लीट स्टैंजा है, उसके अंदर जितनी लाइंस होती हैं उसको सेंटेंसेस बनाइए सीधा, और उसको आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट करें। जो भी वो मानी बताना चाह रहे हैं, जो जो उनका मीनिंग है वो आप लिखें। नेक्स्ट है रियलाइज दैट सम वर्ड्स एंड फ्रेजेस, फॉर एग्जांपल नेम्स, डेट्स, टाइटल्स, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड बट यू कैन प्रेजेंट दैम डिफरेंटली इन योर पैराफ्रेज। मतलब नाम, कैरेक्टर्स या डेट्स, टाइमिंग वगैरह या टाइटल्स, इनको हम चेंज नहीं कर सकते लेकिन इनको बताने का अंदाज़ हम बदल सकते हैं, यानी अपने अंदाज में इसको बता सकते हैं, इसी इंफॉर्मेशन को अपने स्टाइल से। Check to see that the paraphrase conveys the same meaning as the poem. अब पोएम जो मीनिंग कन्वे कर रही है, जो वजाहत दे रही है, क्या ये अशारियाँ है जो बताना चाह रहे हैं आपको, जो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या आपकी पैराफ्रेजिंग भी उसी तरह वही मैसेज कन्वे कर रही है? इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो इन 4 स्टेप्स के थ्रू आप एक अच्छी पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। यूनिट नंबर 4.4 राइटिंग अ चाइल्ड्स इन्वोकेशन, एक बच्चे की दुआ। यह अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म है दुआ, जो हम तकरीबन स्कूल में रोज़ाना ही पढ़ते आ रहे हैं। स्टूडेंट ये सबको आती है और इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई है यहाँ पर। माई लॉन्गिंग कम्स टू माई लिप्स एज सप्लीकेशंस ऑफ माइन। लॉन्गिंग कहते हैं विश को, ख्वाहिश को, और सप्लीकेशन दुआ। और प्रॉपर इसकी ट्रांसलेशन क्या है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ओ गॉड मे लाइक द कैंडल बी द लाइफ ऑफ माइंड, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, कि मेरी ज़िंदगी एक लाइट की तरह हो जाए, कैंडल की तरह, जो खुद जलती है लेकिन दूसरों को रोशनी देती है। मे द वर्ल्ड्स डार्कनेस डिसअपियर थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड,
डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, दूर हो जाना, ख़त्म हो जाना। डार्कनेस अंधेरा, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। मे एवरी प्लेस लाइट अप विद द स्पार्कलिंग लाइट ऑफ माइन, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। मे माई होमलैंड थ्रू मी अटेन एलिगेंस, अटेन का मतलब हासिल करना, एलिगेंस खूबसूरती, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। एज द गार्डन थ्रू फ्लावर्स अटेन्स एलिगेंस, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, यानी बाग की रौनक फूल से जैसे होती है। मे माई लाइफ लाइक दैट मॉथ्स बी ओ लॉर्ड, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब। मे आई लव द लैम्प ऑफ नॉलेज ओ लॉर्ड, इल्म की शमा से हो मुझको मोहब्बत यारब। माई सपोर्टिव ऑफ द पुअर माई लाइफ्स वे बी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, गरीबों की मदद करना। मे लविंग द ओल्ड द सफरिंग माई वे बी, दर्दमंदों से और ज़ईफ़ों से यानी बुज़ुर्गों से मोहब्बत करना। ओ गॉड प्रोटेक्ट मी फ्राम द इवल वेज, इवल बुराई के रास्ते ने ए अल्लाह मुझे हर बुराई से बचाना। शो मी द पाथ लीडिंग टू द गुड वेज, और जो नेक रास्ता है उसी पे मुझे चलाना। मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। आमीन। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है जो सब जानते हैं, इसकी बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन की गई है। अब इस नज़्म को आपने पढ़ना है, इसकी रीडिंग कीजिए और इसको रीड करने के बाद हम नेक्स्ट पे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसकी। यूनिट नंबर 4.4, एक्सरसाइज नंबर 1। अंडरलाइन द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पोएम, यानी ये जो वर्ड्स हैं पोएम में आपने पढ़े हैं इनको अंडरलाइन करें, और इसका पर्पस क्या है कि आपने इनके मीनिंग सर्च करने हैं। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है ख्वाहिश करना, विश करना। सप्लिकेशन, पुकारना, दुआ करना। स्पार्कलिंग, उजाला कर देना, चमका देना, रोशनी कर देना। अटेन का मतलब है हासिल करना, टू गेट समथिंग। एलिगेंस, खूबसूरती को कहते हैं, जीनत को कहते हैं, सजावट को कहते हैं। मौत, परवाने को कहते हैं। सपोर्टिव, मददगार। और सफरिंग, जो दुखी लोग हों, मुश्किल में हों, बहुत मुश्किलात में हों, उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। ये सारे वर्ड्स के मीनिंग हैं। एक्सरसाइज 2 क्या है इसकी? नेक्स्ट, पैराफ्रेज ईच कपलेट, यानी नज़्म की 2 लाइन्स को हम कपलेट कहते हैं। हर 2 लाइन को, यानी 2 लाइन्स को मिलाने से एक शेर कंप्लीट होता है, इसको हम कपलेट कहते हैं। अच्छा, of the following, paraphrase each couplet of the following famous poem of Allama Iqbal. The first couplet has been paraphrased for you. पैराफ्रेज का मतलब सिर्फ नसर करनी होती है, इसकी मैं तशरीह बहुत थोड़ी लंबी हो जाती है, इसमें वजाहत ज़्यादा होती है। नसर में बिल्कुल हमने सीधी सीधी बात यानी उस शेर का मतलब लिखना होता है, सिंपल। तो फर्स्ट कपलेट का उन्होंने पैराफ्रेज करके दिया है। इस नंबर 1, ओ अल्लाह आई प्रे दैट माई लाइफ शुड बी लाइक अ कैंडल। अब नेक्स्ट है नंबर 2, थ्रू माई लाइट शुड द वर्ल्ड्स डार्कनेस, क्या आएगा यहाँ पे? डिसअपियर। एंड एवरी प्लेस स्पार्कल। ठीक है, ये पोइम्स की रीडिंग, पोइम की रीडिंग के थ्रू हमने इन ब्लैंक्स को फिल किया। यही वर्ड्स इसमें आए हैं, हमने सीधी तरह से इसको नसर की सूरत में हमने इसको लिख दिया और फिर ब्लैंक्स को फिल किया। क्या आएगा? डार्कनेस डिसअपियर एंड एवरी प्लेस स्पार्कल विद माई लाइट। यहाँ पे विश लिखा हुआ है जो कि मिसप्रिंट हो गया होगा, विद माई लाइट होगा। नंबर 3, थ्रू मी माई डैश जस्ट लाइक अ डैश, यानी थ्रू मी। अब कपलेट नंबर 3 पे जाइए, यहाँ पे यही है कि वो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, इसको सीधा सीधा आपने लिखना है। थ्रू मी माई होमलैंड शुड अटेन या शुड गेट एलिगेंस, जस्ट लाइक अ गार्डन अटेन्स एलिगेंस थ्रू फ्लावर्स। Okay, it's done.
नंबर 4, आई प्रे दैट, मैं दुआ करता हूँ क्या, आई प्रे दैट जस्ट लाइक मौत, एक परवाने की तरह, आई शुड हैव माई लाइफ, टू गेट और टू अटेन द नॉलेज, क्योंकि इल्म हासिल करने का मुझे शौक़ हो, जैसे परवाने को रोशनी से मोहब्बत होती है, ऐसे मुझे इल्म से मोहब्बत हो। आई प्रे दैट जस्ट लाइक अ मौत आई शुड अटेन लव, या आई शुड लव टू अटेन नॉलेज। नंबर 5, आई प्रे दैट डैश एंड डैश, क्या दुआ करता हूँ, आई प्रे दैट आई शुड सपोर्ट पुअर्स एंड सफरिंग्स। फिर नेक्स्ट है ओ गॉड डैश एंड डैश, ओ गॉड प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इविल वेज एंड शो मी द राइट वे। सिंपल या किसी भी अंदाज में आप इसको फिल कर सकते हो। आपने जैसे एक एग्जाम्पल नंबर 1 है ऊपर, इसी तरीके से आपने एक बस सीधा सेंटेंस लिखना है, हर शेर का मतलब सादे अंदाज में लिखना है, बयान करना है। एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए, पोएम हमने पढ़ ली, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 हो गई। एक्सरसाइज 3 क्या है, राइट दी पैराफ्रेज्ड पोएम इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ इन योर नोटबुक। अब एक जैसे शायर के अंदाज से, ये शायरी के स्टाइल में ये पूरी नज़म लिखी हो, यहाँ पर आपने इस तरह से नहीं, आपने सिंपल सादा पैराग्राफ उस स्टाइल में अपनी नोटबुक में इसकी पैराफ्रेजिंग लिखनी है, यानी सादा नसर, नज़म की नसर लिखनी है आपने। जिस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 में आपने ब्लैंक्स फिल किए हैं, चाहे इन्हीं को कंबाइन कर लें और आपकी पूरी पोएम की ये पैराफ्रेजिंग हो जाएगी। इस पूरी सिंपल ब्लैंक्स के साथ, फिल्ड ब्लैंक के साथ पूरे सेंटेंसेस को आप लिख लें, वो भी इसकी पैराफ्रेजिंग ही ऑलमोस्ट। यूनिट नंबर 4.4 राइटिंग, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन राइटिंग। दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है। पैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हाफ मार्क्स तो इसके पैटर्न के ही होते हैं ऑलमोस्ट। इसकी जो मेन बॉडी होती है उसके भी मार्क्स अलग से, और ये पंक्चुएशन वगैरह और फॉर्मेट पैटर्न जो है इसके मार्क्स अलग से होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपको जब कभी भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो फॉर्मेट और इनके रूल्स को। On a sheet of paper, write a letter to your principal requesting him or her to allow your class to visit the Karachi Museum. ठीक है, आपने अपने प्रिंसिपल को क्या एप्लीकेशन लिखनी है कि वो कराची म्यूज़ियम जाना चाह रहे हो, आप लोग विज़िट अरेंज करें और उसकी परमिशन आपको रिक्वायर्ड है। फॉलो द सैम्पल गिवन बिलो, नीचे एक सैम्पल दिया गया है, ये बॉक्स में, वाइट बॉक्स में जो आपको नज़र आ रहा है, इस पैटर्न को आप फॉलो करें। और इसमें जो बॉडी पैराग्राफ है, यानी इसका मैटर लिखा हुआ है सेंटर में, इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसमें ऑलमोस्ट इसमें 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 पे देखिए, द एड्रेस ऑफ द पर्सन टू होम द लेटर इज़ रिटन। इसको लेटर इसलिए कहा गया है क्योंकि फॉर्मल लेटर को, एप्लीकेशन भी एक फॉर्मल लेटर ही होता है, ओके, यानी रस्मी ख़त को एप्लीकेशन दरख्वास्त ही कहते हैं। So the address of the person to whom the letter is written, सबसे पहले क्या आता है, जिसको लेटर या दरख्वास्त लिखी जा रही है उसका एड्रेस लिखना है, यानी किसको लिखा जा रहा है। सही, उसका एड्रेस लिखेंगे, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या कोई भी इदारा है, उसका पूरा पता जो है वो आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करोगे ऊपर से पहले नंबर पे। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, ग्रीटिंग्स, ठीक है, सॉलिसिटेशन भी इसको बोलते हैं, यानी आदाब व तस्लीमात जिनको कहते हैं हम। डियर फॉलोड बाय द पर्सनस पोजीशन और नेम, यानी आप डियर करके आगे जो भी प्रिंसिपल हैं या मैडम हैं, टीचर हैं, फ्रेंड हैं, कुछ भी डियर से स्टार्ट करो और आगे। इसका यही मतलब होता है कि ये ग्रीटिंग के तौर पे, आदाब व तस्लीमात के तौर पे यूज़ किया गया है। नंबर 3 पे आ जाएगा क्लोजिंग। एनी ऑफ द वर्ड्स लाइक सिंसियरली, योर्स, ट्रूली, थैंक यू वगैरह जो है, ये सब यूज़ करते हैं क्लोजिंग पे, यानी कि जब आप लेटर को एंड कर रहे हो, एप्लीकेशन को ख़त्म कर रहे हो लास्ट पे। कैन बी यूज्ड रिटन विद अ कैपिटल लेटर एंड फॉलोड बाय अ कॉमा।
इनको कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है, इस वर्ड को स्टार्ट किया जाता है और एक कॉमा भी ज़रूर इसमें ऐड होता है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिए। नंबर 4 क्या है? द बॉडी ऑफ द लेटर, यही बॉडी पैराग्राफ जो टॉपिक सेंट्रल में जो सेंट्रल पार्ट है इसका। द बॉडी ऑफ द लेटर स्टेटिंग द पर्पस क्लियरली, इसमें जो मकसद है आपका, क्यों आप ये दरख्वास्त लिख रहे हो, वो साफ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ होना चाहिए। अलॉन्ग विद द रिक्वेस्ट, एक यानी अपील करने के अंदाज़ में, एक दरख्वास्त करने के अंदाज़ में, सजेशन या राय देने के अंदाज़ में वगैरह, इस तरह से। और नंबर 5 क्या है कि सिग्नेचर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द राइटर एंड हिज और हर पोजीशन। सिग्नेचर के लिए भी आप लास्ट पे डेट वगैरह के साथ एक लाइन ड्रॉ कर दें या कॉलम बना दें छोटा सा कि वहाँ पे सिग्नेचर पोजीशन हो लेटर के लास्ट पे। आफ्टर यू हैव रिटन एक्सचेंज योर पेपर विद योर पार्टनर, यही कि अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जब आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हो तो करने के बाद एक दूसरे की एप्लीकेशन को एक्सचेंज करके चेकिंग करो, रीचेकिंग करो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया है, सही किया है, या दूसरे ने कहाँ से सही किया है। इस तरीके से आप करेक्शन कर लोगे अपने काम में और परफेक्शन भी ला पाओगे। अब इस मॉडल को देखिए, वाइट बॉक्स में जो लिखा हुआ है, द क्लास टीचर क्लास 9 ABC स्कूल, ये सपोजिंग नेम है, ठीक है, कराची। जब हम कंटिन्यूटी में एड्रेस लिखेंगे तो सबके साथ कॉमा आएगा, कॉमा 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 एंड देन कराची, जहाँ पे एड्रेस ख़त्म हो रहा है वहाँ पे फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट इस बेटर कि अगर आप सब्जेक्ट मेंशन करो, सब्जेक्ट लिखो वर्ड, कॉलन लगाओ यानी 2 डॉट, और आगे पर्पस लिख दो। सिक लीव के लिए एप्लीकेशन है या अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है टू अटेंड सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, या कुछ भी सब्जेक्ट मेंशन कर दो। इसके बाद आप ग्रीटिंग स्टार्ट करो, जैसे ये लिखा हुआ डियर टीचर कॉमा, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल टुडे बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, आज मैं स्कूल नहीं आ सकती क्योंकि मुझे बहुत सख्त बुखार है। काइंडली अलाउ मी अ डेज लीव, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी, आपको थैंकफुल होंगी। सिंसियरली, अब देखिए सिंसियरली में SP कैपिटल है और यहाँ पे लास्ट पे कॉमा पुट किया गया है, ठीक है। सारा खान नेम है और स्टूडेंट क्लास, ये जो भी। यूनिट नंबर 4.4, अभी हमने एप्लीकेशन राइटिंग को डिस्कस किया और उसके फॉर्मेट पे बात की। अब एप्लीकेशन के अंदर कुछ स्टूडेंट बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, हम यहाँ पे उसको क्लियर कर देते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग कॉमन फॉर्मेट, जो बॉडी पैराग्राफ होता है या बॉडी ऑफ द लेटर, उसको तो आपने ज़ाहिर है अपने पर्पस के हिसाब से, किस लिए आप किस रीज़न की वजह से एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो आपने उसके मुताबिक, सब्जेक्ट के मुताबिक डिज़ाइन करना होता है, लिखना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में क्वाइट श्योर होना चाहिए, श्योर अबाउट के इनमें मिस्टेक्स नहीं हों। जैसे कि जब आप स्टार्ट करते हो, मैडम हैं या प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल को यूजुअली आप एप्लीकेशन लिखते हो एग्ज़ाम में, तो द प्रिंसिपल, यहाँ पे T कैपिटल आएगा, उसके बाद P भी कैपिटल आता है, और प्रिंसिपल के स्पेलिंग, प्रिंसिपल में PAL, और कुछ स्टूडेंट PLE उसूल वाले जो होते हैं जिसका मीनिंग वो लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप ठीक लिखा करें, P को हमेशा कैपिटलाइज किया करें, क्योंकि ये भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। द प्रिंसिपल और टू कुछ लोग फॉर्मेट पे अभी यूज़ करते हैं, मॉडर्न मेथड में अभी टू नहीं भी यूज़ होता, डायरेक्ट द प्रिंसिपल, द मैडम, जो कंसर्न पर्सन है उसको एड्रेस करते हुए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर नेक्स्ट स्कूल का नाम जो भी है, फिर कॉमा, और फिर स्कूल का नाम के बाद, स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद प्लेस का नाम या सिटी का नाम, कराची या लाहौर जो भी है, उसके बाद फुल स्टॉप आप ऐड कर दो। यानी एड्रेस कंटिन्यूटी में आ रहा है, लेफ़्ट से आप स्टार्ट करो और जब एंड हो जाए, एड्रेस ख़त्म हो जाए, तो फिर आप फुल स्टॉप दे दो, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करो, ये अच्छी चीज़ है। आप जब भी एप्लीकेशन लिखो तो की पॉइंट या कीवर्ड्स होते हैं 2-3, यहाँ प्रॉपर एक लाइन में बता दो कि ये पर्पस है आपका सब्जेक्ट, कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एप्लीकेशन फॉर गेटिंग परमिशन टू अटेंड अ मैरिज सेरेमनी, या फिर टू अटेंड अ बुक फेयर, इस तरह से कुछ भी।
तो सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन किया करो, एक दो लाइन छोड़ के। फिर आप सब्जेक्ट लिखो, आगे कॉलन, कॉलन मतलब ये दो डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं। पंक्चुएशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें हर चीज़ में, लैंग्वेज के पेपर में भी और स्पेशली एप्लीकेशन और लेटर लिखते हुए। सब्जेक्ट मेंशन करने के बाद आप फिर एक दो लाइन स्किप करो, गैप के बाद फिर आप लिखो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। आर भी कैपिटल होगा, एस भी कैपिटल होगा और इसके बाद कॉमा आएगा। ओके, ये चीज़ जहन में रखिए। फिर जब हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि योर्स YOUR और फिर ऊपर कॉमा लगा के ऐसे करते हैं, जैसे अपॉस्ट्रॉफी लगा दी, लेकिन योर्स में अपॉस्ट्रॉफी नहीं होती। इट इज़ टोटली रॉन्ग। ओके, योर्स को इसी तरह से लिखते हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि UR या योर वो कंट्रैक्शंस वगैरह भी होती हैं। अपॉस्ट्रॉफी समथिंग एल्स, कंट्रैक्शन इज़ समथिंग एल्स। हम अभी इनको डिस्कस नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन में योर्स आपने बिल्कुल इस तरह लिखना है, विदाउट अपॉस्ट्रॉफी, विदाउट कॉमा। ओके, और Y कैपिटल होगा, फिर नेक्स्ट लेटर भी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, ओबीडियंटली। ठीक है, ये एडवर्ब स्टाइल में आपने लिख दिया, LY ऐड किया तो कॉमा आ जाएगा। इसको दूसरे वे में भी आप लिख सकते हो, जैसे योर ओबीडियंट स्टूडेंट, फिर योर्स नहीं आएगा वहाँ पर। ओके, योर्स ओबीडियंटली लिख रहे हो, सिंसियरली लिख रहे हो, या फिर ट्रूली लिख रहे हो तो फिर सिर्फ योर्स आएगा, योर्स सिंसियरली, या सिर्फ सिंसियरली भी आ सकता है और कॉमा। फिर XYZ फुल स्टॉप, मतलब कोई भी नाम है, जैसे ABC स्कूल होता है। अब बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बोर्ड के एग्ज़ाम में विद इन अटैम्प्टेशन ऑफ द पेपर, जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें अपना नेम वगैरह या फिर रोल नंबर कहीं पे मेंशन नहीं होता, तो इसलिए ये पैटर्न है कि बोर्ड का एग्ज़ाम देते हुए आप XYZ डिनोट करते हो, यानी कोई भी सपोजिंग नेम है विद कॉमास, विद फुल स्टॉप। ये देखिए XYZ के साथ फुल स्टॉप भी मेंशन है, और नीचे क्लियरली लिखा हुआ है कि योर्स, अपॉस्ट्रॉफी वाला योर्स लिखना यहाँ पे एप्लीकेशन में बिल्कुल रॉन्ग है, डू नॉट यूज़ इट। अब आगे इसके साथ कुछ डेट फॉर्मेट्स हैं, जैसे 25 अक्टूबर, फिर कॉमा आएगा, 2020 फुल स्टॉप। ये भी कुछ स्टूडेंट जो है इग्नोर कर देते हैं, तो हल्की फुल्की मिस्टेक करने से क्या होता है, मार्क्स कट जाते हैं। एटलीस्ट आपका फॉर्मेट भी अच्छा है तो आपको 50% मार्क्स तो इसी के मिल जाते हैं। फिर इसका ये भी पैटर्न है, या तो इस तरह से लिखी जाती है डेट, नहीं तो सेकंड देखिए अक्टूबर 25 फिर कॉमा 2020 फुल स्टॉप। फिर इस स्टाइल में भी है 3rd ऑफ अप्रैल, 25th ऑफ अक्टूबर, जैसे भी है 3rd ऑफ अप्रैल कॉमा 2020 फुल स्टॉप। ओके, अब ये मॉडर्न स्टाइल में कुछ, ये तो हमने फॉर्मल लेटर्स जो लिखते हैं उसके लिए डेट्स वगैरह हैं। नॉर्मली हम डेट कैसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, इसमें से कुछ मॉडर्न स्टाइल में ये हैं। इसमें नेशनल भी है, इंटरनेशनल मेथड भी है, 25/10/2020, ठीक है, स्लैश दे के या फिर डैश लिख के। डैश में ये इसका पैटर्न ये चलता है, MM मीन्स के मंथ है, फिर आगे डे आता है और फिर ईयर आता है। ईयर को 4 डिजिट में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जैसे ऊपर ये पैटर्न जो अभी लिखा है 25/10 25/10/2020, तो मीन्स के 2 डिजिट में आप मंथ लिखोगे, 2 ही डिजिट में आप डे लिखोगे। जैसे अगर 6 है तो आप 06 करके लिखोगे, और 4 डिजिट में आप ईयर लिखोगे 2020, हाल ही 20 या हाल ही 19, कुछ भी इस तरह नहीं लिखोगे। फिर इसका पैटर्न ऐसे भी है कि डे पहले आ जाए, मंथ्स बाद में ईयर्स। और फिर इस तरह से भी है कि इंटरनेशनली अभी चल रहा है कि आप ईयर्स का पैटर्न पहले है, जैसे 2020, और फिर मंथ और फिर डे। ये डिफरेंट पेज है फॉर्मेट के, डेट फॉर्मेट के, तो इनको भी नोटिस कर सकते हो। लेकिन एप्लीकेशन राइटिंग में आप जो अपर यहाँ पे ऊपर 25 अक्टूबर 2020, इस फॉर्मेट को, इस तरह के फॉर्मेट्स को आप लोग अप्लाई करें। अब यहाँ पे आपको मॉडल के तौर पे एक तो एप्लीकेशन बताई जा रही है। इट डजंट मीन कि आपने इसी को याद करना है, या यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो। आप कहीं से भी लर्न करो, खुद कंपोज करो और अपने आप को इस लेवल पे लेकर आओ कि किसी भी टॉपिक पे आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़े, आप खुद एक अच्छी एप्लीकेशन कंपोज कर सको।
लेकिन आइडियाज़ आप ज़रूर ले सकते हो रीडिंग से, डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ने से, और फॉर्मेट को आप अपना बिल्कुल करेक्ट करो, फॉर्मेट को आप फॉलो करो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सीकिंग परमिशन टू अरेंज अ बुक फेयर। आप बुक फेयर अरेंज करना चाह रहे हो तो इसकी परमिशन के लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है। किसको लिखनी है? प्रिंसिपल को। पर डेट मेंशन है टू द प्रिंसिपल, इंग्लिश फॉर टुडे, ऑनलाइन स्कूल एंड कॉलेज। देखिए यहाँ पे कॉमर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप मिस्टेक्स खुद ही नोटिस करते जाएं और खुद सोचिए कि जो पैटर्न आपको समझाया आपने एग्ज़ाम में, उस तरीके से ही एप्लीकेशन लिखनी है। डेट फॉर्मेट में भी देखिए कि कॉमा, फुल स्टॉप वगैरह नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? प्रेयर फॉर परमिशन टू अरेंज अ बुक फेयर इन द कॉलेज कैंपस। Dear sir, comma, we have the honor to draw your kind attention to the fact that we, the students of your college, comma, are highly interested to arrange a book fair on the occasion of the Victory Day. We strongly believe it will enhance the patriotic zeal among the students and increase their love for reading books. We have already contracted the local booksellers and publishers, and they have also given their consent to participate in the fair. Some of the teachers of our college are giving us necessary guidance. Now what we need most is to prepare and decorate the college playground for this purpose. We therefore pray। अब स्टूडेंट्स इसके साथ देखते जाइए कि कॉमर्स वगैरह कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल आपने निगलेक्ट नहीं करना। और यहाँ पे जैसे बॉडी लेटर कैसा होना चाहिए, इसका आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा इन 2-3 एग्जांपल्स के साथ। आप इसको बिल्कुल ऑल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल न्यूली स्टाइल में कंपोज कर सकते हैं, अपनी वर्डिंग में क्रिएटिविटी के साथ कंपोज कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को। We, therefore, pray and hope that your honor would be kind enough to give us permission and necessary assistance to arrange and hold the fair successfully in our college campus. और इसके बाद आपने क्लोजिंग कर लेनी है। इसके स्टार्ट में प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स हैं, वो आपने ठीक करनी है, और एंडिंग इसकी प्रॉपर वे में करनी है। बाकी बॉडी ऑफ द लेटर इज़ ऑल राइट। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल ABC स्कूल। यहाँ पे फिर कॉमर्स वगैरह में मिस्टेक है। आपने द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लिखना है, ABC स्कूल कॉमा, देन प्लेस मेंशन करनी है और फुल स्टॉप। सब्जेक्ट क्या है इसका? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू द क्लास टीचर। मतलब ये इस तरह की एग्जांपल है जैसे एक क्लास टीचर के थ्रू, आप स्कूल नहीं गए, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आपने क्लास टीचर के थ्रू एप्लीकेशन भेजी है, या आपके पेरेंट्स ने उनको दी है कि ये स्कूल में सबमिट करा दें। सर, with due respect, I'm Vishal Kumar, a student of Standard 8, Section A. I want to say that I have got some urgent work. Can specify your work, यानी कि इस ब्रैकेट में ये लिखा हुआ कि आप कौन सा काम है आप बता भी सकते हो। आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मुझे क्या काम है, मुझे कहीं जाना है या पिकनिक पे जाना है या घर में कोई नहीं है, XYZ कोई भी रीज़न। Today at my home, so I won't be able to attend today's classes. Therefore, I kindly request you to grant my leave. I will be obliged to you for this favor. Thank you. इसके बाद आपने क्लोजिंग कर लेनी है। ये एक और एग्जाम्पल है एप्लीकेशन की, टू द प्रिंसिपल ST ज़ेवर स्कूल, और आगे इसका जो भी एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है स्कूल का और प्लेस का, देन फुल स्टॉप। सब्जेक्ट क्या है? Application letter for school leaving certificate. Inspector sir, I, Sumit Nanti, study in your school in class 6, section A. पहले आपने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद स्टार्ट कर दिया अपना पर्पस। I request you to issue the school leaving certificate on urgent basis due to the unavoidable situation. Since my father is working as a government employee in banking sector and his job nature is transferable, we have to leave our current city in the first week of the next month. I have my younger sister of 3 years old and we can't continue staying here without my father. Further, please note that I have already cleared all of my pending dues and also returned
back the library books to the concerned department. I will be highly obliged to you if you kindly issue the school leaving certificate at the earlier. Thanks and thank you for your time and consideration. Yours sincerely, comma, आगे नेम, क्लासेस, रोल नंबर वगैरह. ये नेचुरली अगर आप रूटीन में एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपने अपनी क्लास, अपना नाम, रोल नंबर, डेट सब कुछ क्लियरली मेंशन करना होता है, सिग्नेचर भी होने चाहिए. लेकिन सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह मेंशन नहीं करते. वहाँ पे ABC या सपोज्ड XYZ मेंशन किया जाता है. Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.